वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज हम डी ट्रिपल एस बी का जो 2021 में पेपर हुआ था स्पेशल एजुकेशन का पार्ट ही आज हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जिसकी चार एग्जांपल्स है, हम चारों की चारों एग्जांपल्स को कवर करेंगे उसमें, ताकि हमें पता चले कि अगर हम वो भी क्वेश्चन आए तो हमें पता हो कि उस क्वेश्चन में उसका मीनिंग क्या था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। पहले हम पेपर डिस्कस करेंगे। पहला पेपर हमारा डिस्कशन का ये है। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, ये डिसिप्लिन फर्स्ट है जो इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्पेशल एजुकेशन का, मैंडेटरी है, करना ही करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड दैट अ माइनर मे रिजल्ट इन फेटल ब्लीडिंग। मतलब माइनर जो ब्लड की क्लोटिंग थी लेकिन वो फेटल ब्लीडिंग में बदल गई, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक आप ये समझो कि डेफिनेशन है जिसके बारे में पूछा गया है कि ऐसा लॉस या इम्पेयरमेंट जो नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड दैट अ माइनर जो रिजल्ट होती है कि उसमें बहुत ही ज्यादा फेटल ब्लीडिंग विद रिजल्ट आनी शुरू हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता क्या है? अब हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और पार्किंसन डिजीज, हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं। अब इसका आंसर हीमोफीलिया कैसे है वो हम डिटेल में चारों को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो फर्स्ट इज, राइट चेंज कर लें। ओके, फर्स्ट है हमारा कि हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें जिसमें हमारा ब्लड डज नॉट क्लॉट इन टिपिकल वे में जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, क्योंकि उसके पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स इनफ नहीं होते। मतलब क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो इनफ नहीं होते। इफ यू हैव हीमोफीलिया, अगर आपको हीमोफीलिया है, यू मे ब्लीड, लेकिन तब हमारी जो ब्लीडिंग है वो लॉन्गर टाइम के लिए होगी आफ्टर एन इंजरी, किसी भी इंजरी होने के बाद, दैट यू वुड इफ हैव ब्लड क्लोटेड प्रॉपरली। इफ योर ब्लड क्लोटेड प्रॉपरली, अगर हमारा जो ब्लड क्लोट है वो प्रॉपरली हो जाए आफ्टर इंजरी, अगर हमें हीमोफीलिया है तब हमारी जो ब्लीडिंग है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। हीमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हम बोलते हैं कि रेयरली, हमने पहले कभी सुना होगा शायद, कि जिसमें ब्लड क्लोटिन प्रोटीन्स इनफ नहीं होते हमारे पास, हमारे अंदर। जैसे स्मॉल कट है जिसे हम प्रॉब्लम नहीं समझते, तो स्मॉल कट यूजुअली आर नॉट मच अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो कट सीवियर है और कंडीशन सीवियर कंडीशन फॉर्म कर लेता है, द मेन कंसर्न इज ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी। तो हमारी जो मेन कंसर्न होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली नीज में, एंकल्स में, एल्बो में, इंटरनल ब्लीडिंग हमारे डैमेज कर देती है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज को, और वो लाइफ थ्रेटनिंग बनता है। तब हम बोलते हैं कि अगर उसको हीमोफीलिया है तो इनफ ब्लड क्लोटीन प्रोटीन्स ना होने की वजह से हमारी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। वही हमारा क्वेश्चन भी था कि छोटा सा कट जो माइनर कट है वो जब ब्लीडिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, ऐसी लॉस, ऐसा इम्पेयरमेंट होना, तो हमने बोला है कि उसका आंसर होता है कि दैट इज हीमोफीलिया, जिसकी एक नॉर्मल हम बोलते हैं कि ये एक डेफिनेशन है कि लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपके ब्लीड हो रहा है, कोई माइनर कट भी आपका लॉन्गर टाइम के लिए ब्लीड होना शुरू हो जा रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज होमोफीलिया। अब नेक्स्ट हमारी होमोफीलिया के अंदर क्या आता है कि क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। होमोफीलिया जैसे कि हमारा आंसर था, तो हम इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं कि होमोफीलिया होता क्या है। होमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लोटिंग, हमारे प्रोटीन्स हैं वो इनफ नहीं होते। साइंस एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल के ब्लड फैक्टर्स हैं। अगर ब्लड फैक्टर्स माइल्डली रिड्यूस्ड हैं तो यू मे ब्लीड ओनली, तब सिर्फ सर्जरी, कोई ट्रॉमा होगा तब होगा। अगर डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है आपकी, अगर जो लेवल है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की लेवल जो है वो डेफिशिएंसी सीवियर है, तब किसी भी सीमली नो रीजन, कोई नई रीजन भी होगा तब भी आप ब्लीड इजिली कर सकोगे या करते हो। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? अनएक्सप्लेन्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग, कोई कट, कोई इंजरी ऐसे हो जानी और अनएक्सप्लेन्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जानी। कोई भी कट हो, हमारी कोई भी इंजरी हो, कोई भी सर्जरी, कोई भी डेंटल वर्क हमने करवाया, लार्ज डीप ब्रूजेस हो गए तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अनयूजुअल ब्लीडिंग, कोई भी वैक्सीनेशन ली तब जाके ब्लीडिंग शुरू हो गई।
समझो, क्योंकि वो हमारा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो हमारे बहुत कम है, इसलिए हमें ज्यादा ब्लीडिंग होती है। पेन, स्वेलिंग, टाइटनेस हमारे जॉइंट्स में, ब्लड इन जो हमारे यूरिन के अंदर ब्लड, स्टूल के अंदर ब्लड का होना, नोज ब्लीड होना किसी भी कारण की वजह से, कोई कारण नहीं है, अननोन कारण है, हमें नहीं पता है। इन्फेंट्स अनवांटेड इरिटेबिलिटी हो जानी, तो ये हमारे जो है वो है साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें हम बोल भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इस टाइप के सिम्टम्स है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हीमोफीलिया हो सकता है। अब कॉजेज क्या है? अगर पर्सन ब्लीड करता है, बॉडी टिपिकली पूल्स ब्लड सेल्स टुगेदर, बॉडी टिपिकली ब्लड सेल्स को टुगेदर लेती है क्लॉट करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे प्रोटीन है ब्लड में वही कम है, वो काम क्या करते हैं, वो हमारे सेल्स के साथ काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि प्लेटलेट्स है जो क्लॉट बनाते हैं। लेकिन अगर क्लोटिंग फैक्टर ही मिसिंग है, तो वो क्लॉट कैसे बनाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर कैसे बनेगा, तब बोलते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर है जो वो लो है। अब तीन तरीके का होता है, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड और हेरिडिटी, और इनहेरिटेंस से होता है। कंजेनाइटल मीन्स बर्थ से आया हुआ है, कोई और इसमें कोई हम और चीज नहीं बोल सकते कि ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, हीमोफीलिया इज यूजुअली इनहेरिटेड, मीनिंग पर्सन बर्थ से ही उसको हीमोफीलिया है। टाइप ऑफ क्लोटिंग दैट्स लो, मतलब टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर है जिसमें बोला जाता है कि टाइप ऑफ क्लोटिंग फैक्टर दैट इज लो इज नोन एज कंजेनिटल हीमोफीलिया। मोस्ट कॉमन टाइप या तो हीमोफीलिया ए हो सकता है, जिसमें लो लेवल ऑफ फैक्टर 8 होता है, या कॉमन होता है हीमोफीलिया बी, जिसमें एसोसिएटेड लोअर फैक्टर होता है 9। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक्वायर्ड हीमोफीलिया क्या है? सम पीपल डेवलप हीमोफीलिया विद नो फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड हीमोफीलिया, मींस उसके बाद में उसको हो रहा है, बर्थ के बाद में हो रहा है। अब ये कंडीशन कैसे हो सकती है? प्रेगनेंसी टाइम के दौरान भी हो सकती है, ऑटोम्यून कंडीशन भी हो सकती है, कैंसर हो गया है बाद में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, ड्रग रिएक्शन कर दिया है, तब हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर है, इम्यून सिस्टम अटैक्स क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 इन द ब्लड, तब ये एसोसिएटेड हो सकते हैं इन सब चीजों की वजह से। हीमोफीलिया इनहेरिटेंस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हीमोफीलिया, जिसमें फॉल्टी जीन्स होता है एक्स क्रोमोसोम। एवरीवन हैज टू सेक्स क्रोमोसोम, एक इंसान को बनने के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स टू होते हैं, ईच पेरेंट से हमें एक एक मिलता है। फीमेल बनती है वो एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, मेल इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। दैट मीन्स हीमोफीलिया ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन द बॉयज। अब ये देखा गया है कि जो हीमोफीलिया है वो ऑलमोस्ट बॉयज में अकर होता है, तब इसका मतलब ये है कि वो मदर से ही आया है, फॉल्टी जीन्स मदर से ही आया है, थ्रू वन ऑफ द मदर जीन्स, मदर की जीन से। मोस्ट वुमेन विद द डिफेक्टिव जीन्स आर कैरियर्स हु हैव नो साइंस और सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। मोस्ट वुमेन्स, जिसमें हम वुमेन्स को गलत भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं हीमोफीलिया होने के, तब भी वो डिफेक्टिव जीन्स व्हेन दे वर कंसीविंग, तो वो कंसीव हो जाता है और बच्चे को आगे हीमोफीलिया होता है। बट सम कैरियर्स हैव ब्लीडिंग सिम्टम, बट कुछ कैरियर्स के ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं इफ देयर क्लोटिंग फैक्टर्स आर मॉडरेटली डिक्रीज्ड, और जो उनके क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो डिक्रीज्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारी, पहले थी हीमोफीलिया, नेक्स्ट थी हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो योर एबिलिटी, बॉडी एबिलिटीज टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन एंड हेल्दी ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। अब थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि द inherited blood disorder that affects body's ability to produce hemoglobin and healthy red blood cell, that is called thalassemia। अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया, दो टाइप के थैलेसीमिया होते हैं। थैलेसीमिया एक्सपीरियंस, क्या हमें एक्सपीरियंस होता है कि अगर हमें थैलेसीमिया हो, एनीमिया सिम्टम्स आते हैं जो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से एनीमिया मेडिसिन मिलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं और आयरन कैलेटिक थेरेपी शुरू होती है। टू टाइप ऑफ थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना हो तो हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें थैलेसीमिया को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे ना।
ये अभी के लिए हम उतनी डिस्कशन कर रहे हैं जितनी क्वेश्चन के हिसाब से है। क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन थी, तब भी मैंने डेफिनेशन में टाइप्स और चीजें कुछ ऐसी ऐड करी हैं जिसमें अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उससे इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन थी वो थी सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज को क्यों बोला गया? सिकल सेल डिजीज इज ऑल्सो इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। थैलेसीमिया क्या है? इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर जो हमारे हीमोग्लोबिन कैसे प्रोड्यूस होता है और हेल्दी ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसकी एबिलिटी को इफेक्ट करता है। सिकल सेल डिजीज ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं, अ प्रोटीन दैट कैरीज, जो ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं, कैरी करते हैं। हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, राउंड राउंड आपने देखा होगा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो स्मॉल ब्लड वेसल्स थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। जिसको एससीडी होगा, हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल होगा। अगर हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल होगा तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे और सी शेप बनेंगे, फॉर्म टूल्स बनेंगे जिसे बोलते हैं सिकल। सिकल सेल्स अर्ली मर जाते हैं विच कॉज रेड ब्लड सेल्स शॉर्टेज। शॉर्टेज होती है रेड ब्लड सेल की हमारी। जब हम ट्रेवल करते हैं या जब रेड ब्लड सेल्स ट्रेवल करेंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स में तो वो स्टक हो जाते हैं और ब्लड फ्लो क्लॉग हो जाता है, मीन्स ब्लड फ्लो रुक गया। उसमें हमें पेन, सीरियस प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। क्यों? क्योंकि जब बॉडी पार्ट में हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शंस, चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच भी नहीं रहा और हमारा जो ब्लड है वो क्लॉग भी हो जा रहा है, ब्लड फ्लो भी नहीं होता अच्छे से। तो कोई भी किसी भी टाइप की हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट इज पार्किंसन डिजीज, जो हमारी फोर्थ ऑप्शन थी। पार्किंसन डिजीज क्या है? ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट जो वर्स होता है ओवर द टाइम। ओवर द टाइम जो चीज वर्स होती है, द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। वो नर्व सेल्स का नेटवर्क है जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी को, इंक्लूडिंग उसकी मूवमेंट्स। दो इट इज अ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिजीज, तो जो हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर है ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये ओवर द टाइम, जब हम कोई हमें डेफिनेशन दे कि मूवमेंट डिसऑर्डर दैट वर्सन ओवर द टाइम, अगर उसमें पार्किंसन डिजीज आपके एग्जाम्पल में है, आपके ऑप्शंस में है, तो यू हैव टू टेक पार्किंसन डिजीज, क्योंकि यही एक डिजीज है जो ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता जाता है वैसे वैसे वर्स होती जाती है। स्लो सिस्टम, जिनके सिम्टम्स स्लोली स्टार्ट होते हैं, बेयरली हम मतलब स्टार्टिंग में हम बेयरली नोटिस करते हैं, देखते हैं। ट्रेमर इन जस्ट वन हैंड, और सम टाइम फुट और जॉ में भी ट्रेमर आता है, मतलब ट्रेमर आना शुरू हो जाता है। तो ट्रेमर कॉमन है पार्किंसन डिजीज में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेमर इज कॉमन इन द पार्किंसन डिजीज, बट डिजीज जो स्टिफनेस, मोमेंट स्लोनेस, बैलेंस के साथ ट्रबल होना, दैट रेजेस द रिस्क ऑफ फॉल, गिरने का जहां रिस्क ज्यादा बढ़ता है वो हमारी पार्किंसन डिजीज होती है। अर्ली स्टेज जो पार्किंसन डिजीज होती है, यू फेस मेनी, शो लिटिल और नो एक्सप्रेशंस। अर्ली स्टेज पार्किंसन डिजीज में नहीं होते क्योंकि अर्ली स्टेज में हम ज्यादा नोटिस नहीं करते। योर आर्म में नॉट स्विंग व्हेन यू वॉक, आपकी आर्म में स्विंग नहीं करेगी। योर स्पीच में बिकम, हो सकती है कि सॉफ्ट और स्लर्ड हो जाए, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होते हैं ओवर द टाइम। पार्किंसन डिजीज जो है वो क्योरेबल नहीं है। मेडिसिन आपके सिम्टम्स बेटर कर सकते हैं। समटाइम हेल्थ प्रोफेशनल सर्जरी सजेस्ट करते हैं कि जो आपके ब्रेन के कुछ पार्ट को कंट्रोल कर सके ताकि उसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो लेस दिखाई दे। सो दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसको पूरा डिटेल में मैंने कवर किया है। मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो आप इसको, मैं इंग्लिश में समझा भी रही हूँ जो मैं हिंदी में समझा रही हूँ वो, बट मैं रीड इंग्लिश में कर रही हूँ तो हिंदी वाले बच्चे इसको रीड कर सकते हैं, हिंदी वाला भी पोर्शन साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन ओनली लर्न सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल। निम्न में से केवल जो
स्व देखभाल, समाजीकरण और मौखिक संचार कौशल सीख सकते हैं। केवल मतलब ओनली, ओनली को इसमें हाईलाइट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया कि हु कैन लर्न सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें ओनली का मतलब ये है कि हम तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेंटली चैलेंज्ड में से क्वेश्चन है। हम एग्जाम्पल्स में, हम ऑप्शंस में देख रहे हैं कि मेंटली चैलेंज की ही एग्जाम्पल्स हैं। तो एड्यूकेबल कौन सी होती है, ट्रेनेबल कौन सी होती है, कस्टोडियल मेंटली चैलेंज कौन कौन से होते हैं, ये हम रीड करते हैं। एडिक्वेबल चिल्ड्रन होते हैं जिनका आईक्यू होता है 50 to 75। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, नीचे आपको आईक्यूज दिए होंगे और ऊपर आपको पूछा जाएगा कि एडुकेबली चिल्ड्रन कौन से आईक्यू में आते हैं। मेन क्वेश्चन ये था कि हमारा क्वेश्चन आया था कि चिल्ड्रन इन दिस कैटेगरी एडिक्वेबल मतलब जिन्हें हम एजुकेशन दे सकते हैं, हम राइटिंग, रीडिंग, अर्थमेटिक, हर एक चीज सिखा सकते हैं विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट, डिग्री ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एट अडल्ट। हम सब चीज उनको करवा सकते हैं, हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में, मेन स्ट्रीम क्लासरूम में भी बिठा सकते हैं। एजुकेबल का मतलब ही हम क्वेश्चन से हम उसके उसमें से समझ पा रहे हैं कि एजुकेबल मीन्स एजुकेशन हम उसे दे सकते हैं। तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 50 to 75 होता है, जिन्हें हम बोलते हैं माइल्ड आईडी। आईडी बच्चा है बट माइल्ड है। माइल्ड में क्या होता है कि वो एकेडमिक स्किल्स सीख सकता है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, स्लोअर पेस देन देयर पीयर्स। मतलब जितना पीयर, जितने हम जितनी स्पीड से सीखते हैं या हम नॉर्मल बच्चे को जैसे सिखाते हैं, लेकिन जो हमारा बच्चा होगा वो स्लो पेस में सीखेगा, बट वो सीखेगा विद अप्रोप्रिएट सपोर्ट। हम अप्रोप्रिएट सपोर्ट के साथ they are capable of achieving a degree of social and economic independence as adults जितनी भी डिग्री है सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की वो भी ले सकते हैं विद सपोर्ट। दीज चिल्ड्रन बेनिफिट मोस्ट, ये बच्चे मोस्ट फ्रॉम इंक्लूजन इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। उसमें इनको ज्यादा जो इंक्लूजन है वो इनको ज्यादा मिलती है मेन स्ट्रीम क्लासरूम में, विद इंडिविजुअलाइज्ड accommodation and may go on hold support employment and live semi independence। तो ये बच्चे एजुकेशन सीख सकते हैं, एकेडमिक स्किल सीख सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ओनली सेल्फ केयर और ओनली ओरल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट, ट्रेनेबल। ट्रेनेबल कौन से होते हैं, जो मॉडरेट आईडी होते हैं। मॉडरेट मीन्स दे जनरली एबल टू टॉक, केयर फॉर देयर बेसिक नीड्स जो हमने पढ़ा, एंड लर्न फंक्शनल स्किल्स बट अनलाइकली टू मास्टर। बट वो मास्टर नहीं कर सकते उस चीज में। दे आर जनरली एबल टू टॉक, दे आर जनरली बात कर सकते हैं और अपनी बेसिक जो नीड है उसको कवर कर सकते हैं, फंक्शनल स्किल सीख सकते हैं, बट किसी ट्रेडिशनल एकेडमिक कॉन्टेक्ट में मास्टर नहीं कर सकते एज जो एडिक्वेबल चिल्ड्रन कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो आईक्यू है वो माइल्ड नहीं है, वो मॉडरेट है। एजुकेशनल शिफ्ट टुवर्ड्स स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सोशल डेवलपमेंट, ये चीजें हो सकती हैं कि their educational focus shifts toward life skills, vocational training and social development with structured support। अगर structured support दिया जाए तो they can perform semi skilled tasks and participate in shelter work environment। तो वो shelter work environment में भी participate कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थी हमारी ऑप्शन थी वो थी कस्टोडियल चिल्ड्रन। कस्टोडियल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिनका आईक्यू बिलो 25 होता है, मीन्स वो प्रोफाउंड आईडी होते हैं, टिपिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मिनिमम रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स उनका आता है, सिग्निफिकेंट मोटर एंड कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट्स होती हैं, कांस्टेंट उनको सुपरविजन की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, देयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स उनको सेंसरी स्टिमुलेशन फोकस किया जाता है, बेसिक कंफर्ट, फिजिकल थेरेपी रेदर देन उनको एकेडमिक लर्निंग की बजाय उनको नॉर्मल फिजिकल थेरेपी में रखा जाता है, इंस्टीट्यूशन और हाईली स्पेशलाइज्ड रेजिडेंशियल केयर नेसेसरी होती है। अब तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन अभी आया है, हम 2021 में देख रहे हैं, तो क्या पता हम अगले पेपर जब डिस्कस करें तो इन दोनों में से भी क्वेश्चन आ सके, या अब की बार जो नेक्स्ट टाइम पेपर होगा उसमें भी क्वेश्चन आ सके। मेक श्योर जितनी भी मैं चीजें आपको बता रही हूँ उन चीजों को आप एक अच्छे तरीके से ये देखें कि
क्वेश्चन को हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से ये बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ट्रेनेबल चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वही हैं जो जनरली एबल टू हमारे ओरल कम्युनिकेशन में एबल टू टॉक, और हमारी जो सेल्फ केयर में आते हैं वो आते हैं हमारे ट्रेनेबल चिल्ड्रन। कस्टोडियल, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारी कांस्टेंट सुपरविजन की। ट्रेनेबल, जिसमें वो बच्चे बात भी कर सकते हैं, अपनी केयर स्पेसिफिक नीड सीख सकते हैं, फंक्शनल स्किल सीख सकते हैं, लेकिन किसी चीज में एकेडमिक कंटेंट में मास्टर नहीं कर सकते। एजुकेबल, जो एडुकेबल है उसमें वो माइल्ड आईडी में आते हैं, तो हम रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, स्लो पेस में ही सिखा सकते हैं, रेदर देन अदर पीयर ग्रुप। वो अपने अदर पीयर ग्रुप से स्लो होते हैं लेकिन वो सीख सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेनेबल मेंटली चैलेंज्ड हुए जो सिर्फ ओनली लर्न सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। So next question is, which type of children have tendency to develop fear associated with personal and school problems? अब कौन से बच्चे जिनके पास टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप, जिसमें फियर, जो पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम के साथ साथ फियर भी एसोसिएट होता है। एक है विजुअली इम्पेयर्ड, एक है इमोशनली डिस्टर्ब, एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक है मेंटली चैलेंज। अब देखिए, फियर जो है वो चीज है हमारी इमोशन से जुड़ी हुई। तो हम फियर एसोसिएटेड विद पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स में हम ये तो बोलते हैं कि ये इमोशनली डिस्टर्ब है, लेकिन विजुअल इम्पेयर्ड, इमोशनली डिस्टर्ब, हियरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटली चैलेंज होते कौन कौन से बच्चे हैं, उनको समझते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है कि कंडीशन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड टू मार्क डिग्री दैट एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस। किसी भी एक चीज को लंबे टाइम तक बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस के साथ साथ एजुकेशन बच्चे की अफेक्ट हो, उस चीज में बोलते हैं कि बच्चे को इमोशनल डिस्टर्बेंस है। एबिलिटी टू लर्न दैट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड हेल्थ फैक्टर्स। अब हमारे सेंसरी फियर्स में ये सब चीजें आती हैं। Inability to maintain satisfactory interpersonal relationship with peer and teachers, inappropriate type of behavior, feelings under normal circumstances, feelings, mood swings, unhappiness, depression, or the tendency to develop physical symptoms or fear associated with personal and school problems. सीधा सीधा आंसर है इमोशनल डिस्टरबेंस में भी। अगर किसी बच्चे में इन सब में से कोई भी ऐसी चीज हो जो बच्चे की चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस में एडवर्सली इफेक्ट करती है, तो वो हमारी इमोशनल डिस्टरबेंस में आती है। मीन्स अ कंडीशन, एक या एक से ज्यादा ऐसा करेक्टरिस्टिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस को, इफ बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो इन सब में से कोई ना कोई एक चीज आएगी, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चे के फियर एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम्स के साथ अगर वो फिजिकल उसको सिम्टम्स हैं ऐसे, तो वो बच्चा क्या है? दैट द बच्चा इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड। विजुअल इम्पेयरमेंट कौन सा होता है? बच्चा जो ब्लाइंडनेस हो, एन इम्पेयरमेंट इन विजन दैट इवन विद द करेक्शन एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस। अगर बच्चे की ब्लाइंडनेस, बच्चे की इम्पेयरमेंट है विजन के साथ, जो बच्चे की एजुकेशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, ये टर्म इंक्लूड करी है विच इज बोथ साइट पार्शियल और ब्लाइंडनेस फुल। ये आइडिया ने दी है अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-5 में आईडी ने क्या कहा है कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, communication and self care, intellectual individual with id may struggle individual with id may struggle with school relationships and daily routines. These defects can impact but in बच्चे की जो ability to reason, plan, solve problem, learn academic, think abstractly, make sound judgments and manage everyday task. तो आइडिया से, अगर है वो बच्चा, विजुअल इम्पेयरमेंट मींस बच्चे की विजन से रिलेटेड पार्शली और ब्लाइंडनेस दोनों हो, तब हम बोल सकते हैं।
आईडी बच्चे की रीजनिंग, बच्चे का अडेप्टिव बिहेवियर, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे की कम्युनिकेशन और सेल्फ केयर, उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो वो आईडी से है। अगर बच्चे की हियरिंग में इशू है, मींस बच्चा सुन नहीं पा रहा है, परमानेंट या फ्लक्चुएटिंग उसकी हियरिंग है, जो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो उनको बोलते हैं कि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये जितनी भी डेफिनेशन है ये आइडिया में दी गई हैं। दिस इज ये इसमें हमने डेफिनेस नहीं इंक्लूड करी थी फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में डेफिनेस इंक्लूडेड है कि डेफिनेस मींस हियरिंग इम्पेयरमेंट इतनी सीवियर है कि चाइल्ड इज इम्पेयर्ड इन प्रोसेसिंग, कि बच्चे में जो लैंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन है वो बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा हियरिंग के थ्रू। एम्प्लीफिकेशन दी जाए या ना दी जाए, दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, द चाइल्ड्स हैव टेंडेंसी टू डेवलप फियर एसोसिएटेड विद पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम दैट इज इमोशनली डिस्टर्ब। मेंटली चैलेंज मतलब बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे की सेल्फ केयर, बच्चे की कम्युनिकेशन। हेयरिंग मीन्स बच्चे की जो हेयरिंग है वो फ्लक्चुएटिंग है, बच्चे की डेफनेंस, बच्चे की हेयरिंग किस तरीके की है, और बच्चा नॉर्मल बच्चों से या नॉर्मल क्लास में सुन नहीं पा रहा। विजुअल इम्पेयरमेंट की बच्चे की विजन सही नहीं है, पार्शली साइट या ब्लाइंडनेस फुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू गेव ऑडिटरी ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन, अगर हम किसी बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग दें, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन, कौन से बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल होगी? हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ, इमोशनली डिस्टर्ब, और बोथ हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ। अभी क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए कि हार्ड ऑफ हेयरिंग बच्चे की अगर हार्ड ऑफ हेयरिंग है मींस बच्चे की हेयरिंग है कि बच्चा अगर 70+ में आवाज चल रही होगी तो बच्चा सुन पाएगा। डेफ मींस बच्चा 90+ में भी नहीं सुन पाएगा। तब हम ऑडिटरी ट्रेनिंग जब हम किसी को देते हैं तो हम किसको देते हैं? फर्स्ट थिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग हम कब देते हैं? ऑडिटरी ट्रेनिंग हम देते हैं जब बच्चे को एम्प्लीफिकेशन दी जाती है, वो उन बच्चों के लिए होती है जिनको हेयरिंग लॉस होता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, एंड दोज हु आर ऑडिटरी लर्नर्स, और ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जिनको स्पीच, लैंग्वेज, लिसनिंग और कॉग्निशन स्किल्स सिखाई जाती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग हम तब करते हैं। अब ऑडिटरी ट्रेनिंग के अंदर हम ये अगर चीज सोचें कि दिस इज द सीवियर फॉर्म जिसमें मोस्ट स्पीच विदाउट हेयरिंग डिवाइस, और ये 91+ मोस्ट साउंड्स इंक्लूडिंग स्पीच भी, बट मे बी हार्डर टू हियर, कि क्या क्या बच्चों को हार्ड मतलब हियर करने में प्रॉब्लम होती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग हम उन बच्चों को देते हैं जिन बच्चों को हम ये सोचते हैं कि हमने एम्प्लीफिकेशन दी है, बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, बच्चे को हार्ड ऑफ हियरिंग है। अगर बच्चे को एम्प्लीफिकेशन दिए तो, और बच्चे को कोक्लियर इम्प्लांट करवाया तो, मतलब उसको कंजेनाइटल ही प्रॉब्लम थी, बाय बर्थ से प्रॉब्लम है। बाय बर्थ से जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है हम उनको कोक्लियर इम्प्लांट रेफर करते हैं, जिसमें ये एक तरह की सर्जरी होती है, परमानेंट सर्जरी होती है, जिसके बाद बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज सिखाई जाती है। इमोशनली डिस्टर्ब में बच्चे को कोई भी हेयरिंग इशू नहीं है तो बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ, तो ये दोनों में ही हम ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि हम दोनों में ही उनको एम्प्लीफिकेशन दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस नोन एज सीवियर हेयरिंग लॉस। सीवियर हेयरिंग लॉस ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की कितनी किस लेवल में कितनी हेयरिंग है। तो ये है माइल्ड, जिसको 26 to 40 दिया जाता है, मींस इसमें सॉफ्ट स्पीच, विस्पर, कन्वर्जेशन इन नॉइस, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडरेट 41 to 55 dB की रेंज होती है जिसमें नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हम ग्रुप स्पीच करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल कॉन्वर्जेशन और ग्रुप स्पीच की जो रेंज होती है डीबी की हियरिंग की, वो कितनी रेंज होती है? तो वो 41 to 55 होती है। Mark these things. Moderately severe 56 to 50, loud speech without amplification, बहुत ऊंची बोल के विदाउट एम्प्लीफिकेशन भी बच्चा या कोई सुन लेगा। सीवियर मोस्ट स्पीच विदाउट हियरिंग डिवाइस, अब मे बी हार्डर टू हियर, हार्ड होती है यहाँ पे सुनने में। और सीवियर फॉर्म मींस 71 to 90 dB जिसमें हेयरिंग डिवाइस विदाउट
मोस्टली जो स्पीच है वो नहीं सुनाई देगी अगर हेयरिंग एड नहीं लगा हुआ। प्रोफाउंड, जिसमें बिल्कुल भी स्पीच नहीं सुनाई देगी अगर हेयरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट नहीं लगा हुआ। तो हमारी सीवियर फॉर्म थी, सीवियर में, तो सीवियर में होती है 60 to 75 dB, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। तो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस प्लीज याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट caused ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। तो इसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वैसे होता है थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया हमारा, पार्किंसन हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के, अभी हमने पढ़ा है तो वो नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेब्रल पाल्सी हम पढ़ते हैं। थैलेसीमिया हमारा नहीं है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, थैलेसीमिया हमारा ब्लड डिसऑर्डर है, जिसे हमने अभी पढ़ा है। जिसे हमने अभी पढ़ा है कि थैलेसीमिया जो है वो हमारा ब्लड डिसऑर्डर है। तो हमारा आंसर इसलिए ये है क्योंकि ये ब्लड डिसऑर्डर है जो हमारे अफेक्ट करता है बॉडी की एबिलिटी को कि वो हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ना बना पाए। नेक्स्ट इज हमारा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजिकल, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्टिक नर्व तीनों आती है। पार्किंसन डिजीज क्या है? ये प्रोग्रेसिव न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर है जो हमारी मूवमेंट को और हमारे डोपामीन, बाय द लॉस ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, उनको अफेक्ट करता है, हमारी मूवमेंट को इफेक्ट करता है मोस्टली। थैलेसीमिया क्या है? ये ब्लड डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और जो एनीमिया की फॉर्म में आता है, लीडिंग टू एनीमिया ऑफ वैरायटी ऑफ सिवियरिटी डिपेंड अपॉन द थैलेसीमिया की जो टाइप है उस पर डिपेंड करता है। सेरेब्रल पाल्सी ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, डिसऑर्डर है जो मूवमेंट इफेक्ट करता है, पोस्चर और मसल कोऑर्डिनेशन, जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द इमेच्योर ब्रेन यूजुअली बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ किसी भी टाइम पे हो सकता है। तो थैलेसीमिया ही है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है क्योंकि ये ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन ऑफ सिंबल, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कुछ चीजें तो हमें समझ भी आ रही हैं। देखो, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब हमारी आंख से रिलेटेड, फिजिकली हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड मतलब हमारा हाथ, हमारा पैर। मेंटली चैलेंज मतलब हमारी ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन क्या है? द कॉम्प्रीहेंशन, प्रोडक्शन ऑफ सिंबल मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो रही, वर्ड्स की स्ट्रक्चर। तो ये करेक्टरिस्टिक्स कहाँ है? वो हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर में आते हैं जो हमारे ओरोमोटर स्ट्रक्चर से होते हैं, मीन्स हमारी माउथ से। फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर होगी, हम देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लैंग्वेज डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? कि जिसमें हमारी स्पोकन, रिटन और अदर सिंबॉलिक लैंग्वेज, इंडिविजुअल जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं उनको वोकेबलरी स्ट्रेंथ, हमारी सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ओवरऑल कम्युनिकेशन, सोशल, एजुकेशन और प्रोफेशनल सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, तब हम उनसे बोलते हैं कि द पर्सन हैज, इंडिविजुअल हैज लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द इनर ईयर इज डैमेज विच टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस अकर्स। अब देखो, हेयरिंग लॉस हमारे बहुत टाइप का होता है, ठीक है। हम अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, दैट इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस और सूडो हेयरिंग लॉस। ईयर के तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो हमने क्वेश्चन हमारा है इनर ईयर से रिलेटेड, बट हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि सब में क्या क्या होता है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मीन्स हमारा बाहर का पार्ट, मीन्स हमारा आउटर ईयर, जो हम बाहर से जितनी हमारा पिन्ना जो है वो कलेक्ट करता है, मीन्स साउंड इज नॉट इफेक्टिवली कंडक्टेड थ्रू द आउटर ईयर। हमारे आउटर ईयर फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाती है, फिर मिडल ईयर में जाती है, और इट लीडिंग टू रिड्यूस हियरिंग वाइल प्रिजर्विंग वोकल क्लैरिटी। इसको मैं ईयर को एक्सप्लेन करूंगी जब मैं ईयर का टॉपिक करवाऊंगी, लेक्चर करवाऊंगी।
अभी के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उतना उतना पार्ट ही आपको बता रही हूँ कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, कि हमारे आउटर ईयर हमारी आवाज को कैच नहीं कर पा रहा, उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहा। सेंसरी हियरिंग लॉस कौन सा होता है, कि हमारे इनर ईयर के डैमेज होने की वजह से, हमारी ऑडिटरी नर्व की खराबी की वजह से हम साउंड को एक्यूरेटली परसीव नहीं कर पा रहे। मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है, कि हमारी जो कंडक्टिव और सेंसरी हियरिंग लॉस, उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। मींस प्रॉब्लम हमारे आउटर मिडल में भी हो सकती है और इनर और ऑडिटरी नर्व्स में भी हो सकती है, मतलब तीनों ईयर के पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज सूडो हियरिंग लॉस। सूडो का मतलब ही नकली है, मींस फंक्शनल, कि सुनाई देता है लेकिन पर्सन अपीयर्स होता है कि हाँ उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लेकिन जब हम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, मतलब हेयरिंग टेस्ट करते हैं, तब उसको हेयरिंग लॉस नहीं होता। मीन्स इट इज ड्यू टू ऑर्गेनिक और एनाटॉमिकल इशू हो सकता है, कि मेरा इतना सा कान नहीं है या मेरी कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हो सकता है। लेकिन समटाइम इसको हम बोलते हैं सूडो हेयरिंग लॉस को नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस। फंक्शनल और साइकोजेनिक। मींस साइकोजेनिक का, साइको से मतलब ये है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उसकी नॉर्मल हेयरिंग है और लेस सीवियर हेयरिंग लॉस है देन इंडिकेटेड, बट पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं सुनाई देता। कुछ केसेस इसमें ऐसे भी आते हैं जो शो करते हैं कि हाँ हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो मजाक कर रहे होते हैं और या वो झूठ बोल रहे होते हैं। Next is a group of non-progressive neurological condition. Make sure क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स, जो बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, मसल कोऑर्डिनेशन को भी, एंड कॉजेज डैमेज टू वन मोर स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन इज नॉन एज। चार हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट इज ऑटिज्म, सेकंड इज थैलेसीमिया, नेक्स्ट इज सिकल सेल डिजीज और नेक्स्ट इज सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी हमने अभी पढ़ा है, वो नॉन प्रोग्रेसिव है, बॉडी मूवमेंट के साथ भी होता है और उसमें मसल कोऑर्डिनेशन भी इफेक्ट होती है। एग्जाम आंसर जरूर सेरेब्रल पॉल्सी है, बट हम चारों को दोबारा पढ़ेंगे। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म हमारा सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन बिहेवियर और सेंसरी प्रोसेसिंग, एक इंडिविजुअल में प्रॉब्लम जब होती है, बच्चे में प्रॉब्लम होती है, तब हम उसको बोलते हैं इज अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन। जो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन से हम याद रख सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, बच्चे के सेंसरी प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम होती है। वेरी करता है ये चाइल्ड टू चाइल्ड। सीपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मूवमेंट को अफेक्ट करता है, पोस्चर को, बॉडी मसल कोऑर्डिनेशन को, और डैमेज करता है, और अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है हमारी इमेच्योर ब्रेन, यूजुअली बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ। तो उसका आंसर है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। दो आगे हम सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैलेसीमिया क्या होता है, हमारा जो ब्लड डिसऑर्डर है, और सिकल सेल वो भी डिजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, जितना आप उसको दोबारा दोबारा रीड करोगे, उतनी आपको इसकी डेफिनेशन और सब चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज abnormality of body structure and appearance from any cause at organ level is called as। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स तो वैसे नहीं है, मतलब ये तो ऑप्शन में ऐड किया हुआ है फॉर कि चार ऑप्शंस बने, बट मेनली हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कि मेनली जिसमें प्रॉब्लम आती है तो वो ये आती है कि इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। ये एक फुल फॉर्म हमारी डेफिनेशंस है, फुल फ्लैश डेफिनेशंस है, जिसको हम पढ़ते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या है, लॉस और abnormality ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और फिजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन और बॉडी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर को इम्पेयरमेंट बोलते हैं, वेदर मेंटल और फिजिकल। इट इज अ प्रॉब्लम इंट्रिंसिक टू द पर्सन। एग्जाम्पल्स जो कि लिम्ब का लॉस हो गया, विजन लॉस हो गया, हेयरिंग लॉस हो गया, पैरालिसिस हो गया, कॉग्निटिव डिफिसिट हो गया। इम्पेयरमेंट मेडिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन डू नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस अफेक्ट नहीं करती है परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज और सोशल रोल्स।
मार्क दीज थिंग्स कि ये लिमिटेशन नहीं परफॉर्म करती, कि हम जो डेली एक्टिविटीज और हम सोशल रोल्स को देख रहे हैं या जो कर रहे हैं, हम सोशल रोल्स में लिमिटेशंस हो जाए तो ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। वेदर डिसेबिलिटी ये लैक करती है कि दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बीइंग, रिजल्टिंग कि इसमें फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट, अगर इम्पेयरमेंट हुई है तो डिसेबिलिटी आएगी। डिसेबिलिटी फोकसेस ऑन activity limitations rather than the medical condition itself. For instance, someone with a vision impairment means अगर उसको visual impairment है, may be unable to read printed or drive a vehicle which constitute a disability. मीन्स हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो रीड नहीं कर पाएगा प्रिंटेड टेक्स्ट को और ड्राइव नहीं कर पाएगा व्हीकल, इसलिए उसको डिसेबिलिटी बोला जाएगा। डिसेबिलिटी फोकस की जाती है कि एक्टिविटी लिमिटेशन रेदर देन मेडिकल कंडीशन इटसेल्फ। मेडिकल कंडीशन इटसेल्फ, उसको एक्टिविटीज लिमिटेशन जरूर हो सकती हैं जिसमें लैक ऑफ एबिलिटी आती है कि हम किसी एक्टिविटी को सेम मैनर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, स्पेशल नीड्स क्या होती हैं? स्पेशल नीड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये स्पेशल नीड वाला बच्चा है, मतलब उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसको कोई इमोशनल, उसको कोई डेवलपमेंटल कंडीशन है जो हमारी डेली लाइफ और लर्निंग एबिलिटीज को अफेक्ट करती है। हैंडीकैप क्या आता है? डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होने से, डिसेबिलिटी होने से कि वो लिमिट कर पा रहा है कि हम नॉर्मल पीपल जैसा रोल एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी में, वो हम नहीं कर पाए। दैट रिफ्लेक्ट्स जो हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, उसको बोलते हैं हैंडीकैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट ज्वाइन अ पर्टिकुलर जॉब और सोशल ग्रुप ड्यू टू डिसेबिलिटी, उसे हम बोलते हैं हैंडीकैप इन द कॉन्टेक्स्ट। रिमेंबर थिंग्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आपका जब आप बीएड के पेपर में बैठते हैं तब भी ये क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग टर्म में, और ये क्वेश्चन हमारा इसमें भी आते हैं। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस फ्रॉम एनी कॉज एट ऑर्गन लेवल, उसको बोलते हैं हम कि वो इम्पेयरमेंट है। इसमें कोई लैक ऑफ एबिलिटी की बात नहीं की कि उसको सोशल सोसाइटी में क्या बोला जा रहा है या सोसाइटी में वो काम नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, तो दैट इज इम्पेयरमेंट। कि ये क्वेश्चन नहीं करने थे क्योंकि ये क्वेश्चन बोले गए हैं कि नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज underdeveloped language is a underdeveloped language is a characteristic feature. विजुअल इम्पेयरमेंट विजन में होगी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हेयरिंग लेवल पे होगी, स्पीच इम्पेयरमेंट स्पीच लेवल पे होगी। बट अंडर डेवलप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अगर बच्चे की लैंग्वेज नहीं है तो दो कारण हो सकते हैं। इधर बच्चे की हेयरिंग सही नहीं है, सबसे चीज पहली। दूसरी चीज, उसको स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है जिसमें वो स्लर्ड बोल सकता है या जिसमें वो बिल्कुल नहीं बोल सकता, या बच्चे का कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या बच्चा बिल्कुल ठीक है बट बच्चे को ऑटिज्म है, या बच्चे को एडीएचडी है, या बच्चे को स्पीच डिले है। तो वो स्पीच इम्पेयरमेंट में भी हो सकता है, वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी हो सकता है। तब हम उसको बोलते हैं कि दैट चाइल्ड हैज अंडर डेवलप्ड लैंग्वेज। तो उसमें बोथ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड स्पीच इम्पेयरमेंट दोनों आ सकते हैं। Next is Sigmund Form board test is used to assess competence of hearing impaired children of age. Sigmund board test क्या होता है और किस एज में होता है? तो ये मोस्टली इसकी एज जो है वो ये करेक्ट एज नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट द टेस्ट। सिगमंड फॉर्म बोर्ड टेस्ट, सिगमंड फोर्ड क्या होता है? इट इज डिजाइन किया गया है कि एज अप्रोप्रिएट 3 to 8 years, अप्रोक्सीमेटली 3 to 8 years, इंक्लूडिंग दोज विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, ताकि हम उनकी परसेप्चुअल मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को असेस कर पाए। स्टैंडर्डाइज टूल है साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल असेसमेंट के लिए, जो बच्चे की चाइल्ड विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, स्पेशल रिलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को असेस करता है। It involves inserting geometric blocks into corresponding shapes, letters, slots on the board
दिस टास्क मेजर्स कॉम्बिनेशन ऑफ, जो फाइन मोटर स्किल्स भी उसमें देखी जाए, स्पेशल परसेप्शन और लर्निंग एबिलिटी भी देखी जाती है। टिपिकली 3 to 8 years में ये देखा जाता है, ये किया जाता है। Younger children are assessed to measure early perceptual motor competence. अर्ली परसेप्चुअल कॉम्पिटेंस को देखा जाता है कि जब यंगर चाइल्ड में हम इसको करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्ली परसेप्चुअल मोटर इसका जो कॉम्पिटेंस है वो कितना है। वाइल ओल्डर चिल्ड्रन में इवेलुएट किया जाता है फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशल एंड कॉग्निटिव स्किल। अगर हम इसी को ओल्डर चिल्ड्रन में देखते हैं तो वो हम इवेलुएट करते हैं कि बच्चे की स्पेशल और कॉग्निशन एक्टिविटी कैसी है, स्किल्स कैसी हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, द टेस्ट इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बिकॉज इट रिलाइज लार्जली ऑन नॉन वर्बल क्यूज। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिसमें लैंग्वेज नहीं है, बच्चा सुन नहीं पा रहा, तो उसमें हम नॉन वर्बल क्यूज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, मिनिमाइजिंग डिपेंडेंस ऑन ऑडिटरी स्किल्स, ऑडिटरी स्किल्स को छोड़ के हम सारी चीज को हम एसेस कर पाते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में। तब हियरिंग एड चिल्ड्रन में ये सूटेबल तब होता है बिकॉज इट लार्जली हम उसको नॉन वर्बल क्यूज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। तो ये हमारा किस एज में होता है, तो ये हमारा मोस्टली जो एज होती है वो हमारी 5 to 15 होती है। मीन्स जो हमारी 3 to 8 मोस्ट होती है। लेकिन जो हम कॉम्पिटेंस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की बात करते हैं जब, तो वो 5 to 15 ईयर्स की एज होती है। नेक्स्ट इज हु हैव टू डेवलप ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स कहाँ आती हैं? विजुअली इम्पेयर्ड में आती है, हेयरिंग इम्पेयर्ड में आती है, मेंटली चैलेंज में आती है, फिजिकली चैलेंज में आती है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट का पार्ट होता है। ये स्किल्स हम शुरुआत से ही हर बच्चे को और हर एक जब भी विजुअल इम्पेयरमेंट को किया जाता है कि ये बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये ट्रेनिंग होती है जिसमें जो विजुअल इम्पेयरमेंट को दी जाती है कि वो इन्वायरमेंट को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर पाए, और ताकि उनको इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ना आए। आपने देखा होगा कि विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मोस्टली क्या होता है, हम कभी कभी देख के हैरान होते हैं ये इन चीजों को देख के, कि वो बड़े आसानी से स्टेप्स को काउंट करके और अपनी जहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, स्कूल स्कूल जाना है, क्लास जाना है, उसको वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो वो किस लिए कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल्स की, जिससे वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट फ्रीली घूम सकते हैं और जा सकते हैं कहीं भी। तो ये स्किल्स कहाँ और किसे दी जाती हैं? हु हैव टू डेवलप, विजुअल इम्पेयरमेंट को डेवलप की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन ट्रांसलेट लेटर इमेजेस फ्रॉम अ स्कैनर इनटू टेक्टाइल स्टिमुलाई। फर्स्ट हैज कुर्जवी रीडिंग मशीन, सोनिक ग्लास मशीन, ऑप्टोकॉन, लेजर केन। ऑप्टोकॉन ऐसी एक मशीन है जो लेटर बाय लेटर इमेजेस जो होती हैं उनको फ्रॉम द स्कैनर, जो टेक्टाइल स्टिमुलस में इंक्लूड करती हैं, उसको स्कैन करती हैं। हम तीनों को पढ़ते हैं। कुर्जविल रीडिंग मशीन क्या होता है? ये स्पेशलाइज डिवाइस है, डिजाइन किया गया है टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू ऑडिबल स्पीच फॉर पर्सन हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, जब अभी तो ऑप्टोकॉन वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन कुर्जविल ब्रीडिंग मशीन का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ऑडिटरी स्पीच में टेक्स्ट को ओवर प्रिंट करती है। प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है उसको ऑडिबल स्पीच में डाल देती है, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हो और ब्लाइंड हो उनके लिए ये बेस्ट होती है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता तो वो सुन सकते हैं। सोनिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि द रेंज ऑफ मशीन्स फॉर ग्लास बॉटल इंक्लूडिंग सीलर्स, हैंडमेड inkjet printers, laser marketing, march providing secure sealing, labeling and high size permanent marking, ये सोनिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ऑप्टोकॉन क्या क्या मतलब है? ऑप्टोकॉन क्या है? ये ऐसा डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को टेक्टाइल सेंसेशन में टेक्सटाइल कन्वर्ट करता है, जिसमें विजुअल इम्पेयर्ड को इजी होता है कि वो टच से पहचान सकते हैं। लेजर केन क्या है? स्पेशलाइज्ड वॉकिंग केन है जो प्रोजेक्ट किया गया है लेजर लाइन से
ऑन टू द ग्राउंड टू हेल्प पीपल जिनको पार्किंसंस है, पार्किंसन पेशेंट हो गए, फ्रीज जिनको गेट की प्रॉब्लम होती है, और उनको इम्प्रूव करने के लिए उनकी स्ट्राइड लेंथ को, टू इम्प्रूव स्ट्राइड लेंथ। लेजर केन उनके लिए है। तो इन तीनों में से वैसे दोबारा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेजर केन कौन सी है। ये स्पेशलाइज्ड वॉकिंग केन है जो प्रोजेक्ट है, दैट प्रोजेक्टर लेजर लाइन ऑन टू द ग्राउंड, लेजर लाइन को ऑन टू द ग्राउंड किया जाता है, जो स्पेशली पार्किंसन के पेशेंट के लिए है, ताकि वो गिरे ना, फ्रीज ना हो, टू ओवरकम फ्रीज ऑफ गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if child moves his head forward and backward while looking at distant objects, डिस कौन सी डिसेबिलिटी होगी। अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन देख रही हूँ और मैं बहुत आगे हो जा रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, और मैं अपना हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रही हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में, दूर से किसी को देखना और आगे पीछे अपने सिर को देख करना, तो वो क्या है, हेयरिंग इम्पेयर तो हो नहीं सकता, ऑटिज्म भी नहीं हो सकता है, सेरेब्रल पॉलिसी भी नहीं हो सकता। तो उसमें हमें जेन्युइनली यही पता चलता है कि उसको, बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, कि उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहा, और वो अपना सर जो है वो आगे पीछे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड और इफ अ हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज लेट आइडेंटिफाइड देन इट विल इफेक्ट। अगर देर से हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई किया जाए तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चाइल्ड, स्पीच ऑफ चाइल्ड, फूड हैबिट ऑफ चाइल्ड, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं कि अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड लेट आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि अगर सोशल इकोनॉमिक में कोई ऐसी स्टेटस में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को है और हम लेट उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबसे प्रॉब्लम आएगी उसकी कि बच्चा स्पीच नहीं सीख पाता। फूड हैबिट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब फूड हैबिट्स और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऑल ऑफ अबव तो ऑप्शन का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो स्पीच है चाइल्ड की, उसमें प्रॉब्लम आती है, वो अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या है? अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, मेरे यूट्यूब पे अर्ली इंटरवेंशन का एक वीडियो भी पड़ा हुआ है अगर आपको देखना हो। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ही यही होता है कि अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज मीन्स बच्चे की उस एज से पहले, जो बच्चे की अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज है, बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, उससे पहले उसको उसकी असेसमेंट भी कर ली जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पहचान भी लिया जाए, और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाए, ताकि बच्चा 3 साल से पहले पहले ठीक भी हो जाए, और वो जब उसकी एज हो स्कूल जाने की और बच्चे की डेवलपमेंट की एज हो, वो डेवलपमेंट की एज रुके ना। तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज हमारी इन्फेंट्स और टॉडलर्स के लिए है, ना कि अडल्टहुड, अडोलेसेंस और ओल्ड एज पर्सन के लिए। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AYJNIS? अर्ली एवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हेयरिंग दिव्यांगजन, अर्ली Ali Avarjan National Institute of Socially Higher Disabled, Ali Avarjan National Institute of Speech and Hearing Divyanjan, Ali, Ali Avarjan एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। तो ये हमारी फुल फॉर्म है, फोर्थ फुल फॉर्म, अली अवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये आप कुछ कॉमन है जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसको आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये मेन यूनिवर्सिटीज हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसको आप अच्छे से एक बार डिटेल में क्वेश्चन को कवर कर लेना, और डिटेल में दोबारा वीडियो को देख लेना, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए आगे कोई भी किसी क्वेश्चन को करने में। अर्ली इंटरवेंशन हमारी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होती है, जिसमें हम इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को डेवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटीज जिनको होती हैं, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ताकि वो बच्चे के इंडिपेंडेंस और डेली लाइफ में उसकी पार्टिसिपेशन है वो डिले ना हो, इसलिए हम अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसिप्लिन 2 कवर करेंगे, और जो लेक्चर्स हैं वो हम डेफिनेटली हम कवर कर ही रहे हैं। तो मेक श्योर लेक्चर्स और जो ये पेपर डिस्कशन है वो आप मिस ना करो, और इस वीडियो को दोबारा दोबारा देख लेना, ताकि आपको पेपर का एनालिसिस समझ आए।